वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री सेमेस्टर 4 में जो हमारा सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर का थोड़ा फटाफट रिवीजन करेंगे तो उसमें हमने देखा था कि जो कटिंग फोर्स, जब हम लोग मशीनिंग या फिर कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस समय पे जो कटिंग फोर्स डेवलप होते हैं Fn, Fs, F, ठीक है, शियरिंग फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इन सब का जो रिजल्टेंट लगता था इक्विवेलेंट, वो सब हमने कल के लास्ट लेक्चर में बढ़िया सा एक डायग्राम बना के मैथमेटिकली देखा कि भाई मैथमेटिक्स के जो रूल्स है, डेरिवेशन है, उसको यूज़ करके किस तरीके से ये जो कटिंग फोर्स है, जो कटिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको लास्ट में 4 इक्वेशन दिखाए थे, जो 4 इक्वेशन है वो आपको याद रखने थे कटिंग फोर्स फाइंड करने के लिए। आज आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग वही कटिंग फोर्स को सॉल्व करने वाले एक डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले आज के लेक्चर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम। एक साइंटिस्ट हो गया, एक साइंटिस्ट था जिसने एक सर्कल या फिर सर्कुलर डायग्राम प्रिपेयर किया था। उसको डिराइव करके जितने भी जो कटिंग फोर्स लग रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो उसने फाइंड किया था। ठीक है, तो उसने अपना खुद का डेरिवेशन करके एक थियरी दिया था जिसको बोला जाता है मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम। जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम को बोला गया मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम, और जो थियरी उसने डिराइव की उसको बोला जाएगा मर्चेंट थियरी। अगर आपको ऐसा पूछते हैं एग्ज़ाम में कि कटिंग फोर्स के अकॉर्डिंगली मर्चेंट थियरी को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको यही थियरी लिखनी है। अगर आपको मर्चेंट सर्कल डायग्राम पूछा जाएगा तो भी आपको यही थियरी क्या करनी है, लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देख लिया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के कटिंग फोर्स डेवलप होते हैं, वही आपको यहीं पे भी एप्लीकेबल करना है। लेकिन मर्चेंट ने जब ये थियरी प्रूव की तो उसने क्या किया, अपने कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, जो भी फोर्स लग रहे थे वो तो उसने कंसिडर किए, लेकिन साथ में कुछ एजम्पशंस उसने क्या किए है, दिखाए गए हैं। एजम्पशंस का मतलब क्या है कि जब भी आप मर्चेंट की थियरी यूज़ करोगे कटिंग फोर्स को सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये जो 60 पॉइंट है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, कंसिडर करने पड़ेंगे, या फिर ये 60 पॉइंट है उसके रिलेटेड जो भी थिंग्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बारीकी से ध्यान में लेने पड़ेगा। बारीकी से थोड़ा आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान में लेना होगा। देखते हैं कौन से एजम्पशन है मर्चेंट सर्कल के या फिर मर्चेंट थियरी के। उसमें सबसे पहला है कटिंग वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आप जब भी मर्चेंट सर्कल डायग्राम या फिर मर्चेंट की थियरी यूज़ करोगे कटिंग फोर्स को सॉल्व करने के लिए, तो आपके 7 एजम्पशन है उसको सेम टू सेम कंसिडर करना है, जैसा यहीं पे दिखाया गया है वैसे। उसमें सबसे पहला क्या है, कटिंग वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जब कभी भी आप थियरी यूज़ करो तो जो कोई भी कटिंग वेलोसिटी वहाँ पे डेवलप हो रही है या फिर कटिंग वेलोसिटी कहीं पे पिक्चर में आ रही है, तो उसको आपको क्या करना है, कांस्टेंट कंसिडर करना है। कटिंग एज ऑफ टूल रिमेन शार्प थ्रू आउट कटिंग एंड देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द वर्कपीस एंड टूल प्लैंक। जो कटिंग एज है उसको आपको ऑलवेज शार्प कंसिडर करना है, और जहाँ पे कटिंग हो रहा है वहाँ पे टूल वर्कपीस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ध्यान क्या रखना है, टूल प्लैंक और वर्कपीस के बीच में कोई भी कांटेक्ट हो रहा नहीं है। देयर इज़ नो साइड फ्लो ऑफ चिप। फ्लो का चिप एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, कोई भी साइड पे अलग अलग जगह पे चिप का फ्लो होगा नहीं। ओनली कंटिन्यूस चिप इज़ प्रोड्यूस।
ऑलवेज कंटिन्यूस चिप ही प्रोड्यूस होगा, ऐसा कंसिडर करना है। देयर इज़ अ नो बिल्टअप एज, बिल्टअप एज वाली चिप भी प्रोड्यूस होंगी नहीं। नो कंसिडरेशन इज मेड ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ द चिप, कोई भी चिप के ऊपर या फिर चिप की मदद से वर्कपीस या टूल के ऊपर कोई भी इनर्शिया फोर्स डेवलप हो रहा नहीं है। द बिहेवियर ऑफ अ चिप इज लाइक दैट ऑफ अ फ्री बॉडी which is instead a stable equilibrium due to the action of two resultant forces which are equal, opposite and collinear। चिप का जो बिहेवियर है उसको आपको फ्री बॉडी की तरह कंसीडर करना है। जैसे फ्री बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है, जब उसके ऊपर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल कोलिनियर फोर्स लगते हैं, तब एक बॉडी कैसे स्टेबल या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है, वही सेम कंडीशन आपको चिप के ऊपर एप्लीकेबल करनी है। तो ये जो 7 एजम्पशन है वो आपको क्या करना है ड्यूरिंग दी थियरी, या फिर जब भी आप मर्चेंट सर्कल यूज़ करेंगे कटिंग फोर्स को रिसॉल्व करने के लिए, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है? चलिए फिर कैलकुलेशन पे चलते हैं। कैलकुलेशन में आपको ये जो डायग्राम है वो खास बनाना है। जो मार्क्स है, मार्क्स का जो वेटेज है थियरी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इसका है। क्लियर है? जैसे आप ये डायग्राम बनाओगे और एग्जामिनर के नज़र में ये डायग्राम आएगा, सबसे पहले वो यही चेक करेगा कि आपने मर्चेंट सर्कल डायग्राम जो है वो करेक्ट बनाया है कि नहीं। ठीक है, आपको फटाफट समझा देता हूँ। कल आपने देख ही लिया था, ये कटिंग टूल है, ये हमारे वर्क पीस का हिस्सा है। यहाँ से जितने भी फोर्स लग रहे हैं ऊपर से, मतलब ये वाली डायरेक्शन में ये ठीक है, ये फिर ये और ये, ओके। तो ये सब टूल वर्कपीस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, समझ गए? जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब के सब फोर्स टूल वर्कपीस के ऊपर लगा रहा है, ओके। उसके बाद थिकनेस तो हमको मालूम था, चिप का थिकनेस ये भी मालूम था। एफएस का मतलब हमने कल देख लिया था, शियरिंग फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और आर फोर्स, ये सब का जो मिला के कम्युलेटिव होगा रिजल्टेंट फोर्स वो है। एंगल दिया गया है आपको अल्फा, ओके। ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। आपको यूजुअल नोटेशन भी प्रोवाइड करना है। नोटेशन में क्या होगा, नीचे लिखा गया है FC मतलब कटिंग फोर्स, FT इज़ अ शियर फोर्स, फाई इज़ अ शियर एंगल, बीटा इज़ अ फ्रिक्शन एंगल, अल्फा इज़ अ रैक एंगल, T1 इज़ अ अनकट चिप थिकनेस एंड T2 इज़ अ कट चिप थिकनेस। बिना कट किए चिप की थिकनेस T1 होगी, जो चिप कट होके निकल रही है उसकी थिकनेस होगी T2, ओके। चलिए उसके बाद अब डिटेल आपको क्या करना है, जैसे वो डायग्राम बन गया है उसके ऊपर से आपको डिटेल में ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि यहाँ से हमारे सारे जो फोर्स है वो हम लोग रिसॉल्व करेंगे। सेम डायग्राम है, वहीं पे जो ऊपर अल्फा था वो आपको यहाँ पे नीचे भी दिखाना है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये वर्कपीस है, ये क्लियरेंस एंगल है, ये टूल है और जो निकलेगा वो चिप है, ओके। तो वही सेम डायग्राम आपको बनाना है। आप चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो या फिर आगे वाला बना सकते हो या फिर दोनों में से कोई एक बना सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप लोग क्या करोगे, ये वाला डायग्राम बनाओगे। आगे वाला आपको अगर नहीं बनाना है, अगर आपको एग्ज़ाम में समय कम पड़ रहा है, आपका टाइम कम हो है, थियरी थोड़ी लेंदी है, मर्चेंट सर्कल डायग्राम की थियरी थोड़ी लेंदी है, तो आपको अगर टाइम कम हो रहा है तो आप आगे वाला डायग्राम नहीं बनाओगे तो चलेगा, अब ये वाला डायग्राम बना लेना, ठीक है। इसका भी इतना ही वेटेज है। चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कल कुछ वैल्यू तो हमने देख ली थी, जैसे कि फ्रिक्शन एंगल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चिप टूल इंटरफेस, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू दिया गया है 10 बीटा। मर्चेंट सर्कल, अब ये जो ऊपर वाला सर्कल है उसको देख के आपको रिजल्टेंट फोर्स जो R है वो फाइंड करना है। रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू F ओपन साइन बीटा एंड N ओपन कॉस बीटा,
ठीक है, आर फॉर रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। बस आपको फिर क्या करना है, यही रिजल्टेंट फोर्स को सॉल्व करते जाना है। आर इज इक्वल टू एफ सी ओपन कॉस बीटा माइनस अल्फा, एफ टी ओपन साइन बीटा माइनस अल्फा। ओके, अब आपको दो इक्वेशन मिलेंगे एफ सी एफ एस के। ठीक है, आपको यहाँ से एफ सी का वैल्यू मिल जाएगा, आपको यहाँ से एफ एस का वैल्यू मिल जाएगा। दोनों को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो आपको फाइनली ये आंसर मिलेगा एफ सी। ओके, देखिए डेरिवेशन में कुछ होता नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। आप समझ सकते हो कि कैसे फटाफट उसको प्रिपेयर करके आगे बढ़ना है। फिर दिया गया आपको टेन बीटा माइनस अल्फा, दैट मीन्स एफ टी ओपन एफ सी। अब टेन को, जो टेन है लेफ्ट साइड पे, उसको राइट साइड पे ले जाओगे तो वो टेन इन्वर्स हो जाएगा। फिर बीटा माइनस अल्फा है, अल्फा को राइट साइड पे ले जाओगे तो अल्फा प्लस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से मालूम है कि भाई कैसे मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। बीटा मिल गया। शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ एस ओपन ए एस, यानी जो शियर फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय शियरिंग एरिया। शियरिंग एरिया कितना है, ए एस इज इक्वल टू बी एक्स इंटू ए बी। आपको ए बी का इक्वेशन बनाना है तो टी वन ओपन क्या हो जाएगा, साइन फाइव हो जाएगा। ए एस कितना हो जाएगा, बी टी वन ओपन साइन फाइव। ठीक है, दोनों का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, इक्वेशन के अंदर आप क्या कीजिए, एफ एस ए एस का वैल्यू रख दीजिए, तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस ताउ मिल जाएगा। ताउ इज इक्वल टू एफ एस साइन फाइव ओपन टी वन बी। क्लियर। अब फोर्स एनालिसिस आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी जो मर्चेंट की थियरी है जिसके अंदर हम लोग को कटिंग फोर्स फाइंड करने थे वो यहीं पे ख़त्म हो रही है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपके फोर्स को और एनालिसिस करना है, अगर आपको फोर्स को और एनालिसिस करना है तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ से इक्वेशन को आगे बढ़ाना है। टोटल वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू एफ सी वी सी प्लस एफ टी वी फीड। वी फीड का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी। क्लियर, तो उसका वैल्यू रख दीजिए, उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फोर्स रिसॉल्व हो चुके हैं, फोर्स का एनालिसिस हो चुका है और आपको पावर कैलकुलेट करना है तो पावर का इक्वेशन रख लीजिए, पावर इज इक्वल टू एफ सी इंटू वी सी। ठीक है, तो वहाँ से आपको पावर मिल जाएगा। ठीक है, पावर कितना आ रहा है, वी सी एफ कॉस बीटा माइनस अल्फा ओपन कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। क्लियर है। आप चाहते हो कि अगर ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन कंसिडर किया जाए और उस समय पे कौन से फोर्स लग रहा है, तो आप फोर्स एनालिसिस के अंदर ऑर्थोगोनल कटिंग कंडीशन कंसीडर करके आप वहाँ पे भी एफ एस का इक्वेशन, पावर का इक्वेशन, क्लियर है, फिर जो मिनिमम एनर्जी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, शियर एंगल फाई वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। यानी एक छोटा सा थियरी दिया गया है जो पूरा डिराइव हुआ है वो सर्कल वाले डायग्राम से। तो अगर आप सर्कल वाला डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, सर्कल वाला डायग्राम आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो सिर्फ आपको ट्रिगोनोमेट्री के जो रूल्स है, मैथ्स का जो सिंप्लीफिकेशन होता है किस तरीके से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है तो आप ये लेक्चर देखने के बाद एक बार आप किताब खोल के देखोगे तो बहुत ही इजीली ये डेरिवेशन आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा मर्चेंट सर्कल डायग्राम, मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम। क्लियर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि फोर्स को रिसॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मर्चेंट की थियरी। अब जैसे मर्चेंट ने ये कटिंग फोर्स वाला थियरी डिराइव किया, उसको उसने अप्रूव करवाया और वो सही साबित हो गया, तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने, जैसे ली शेफर है, ठीक है, फिर वो एक और साइंटिस्ट है, अभी मेरे को नाम याद आ रहा है, तो ली शेफर है, उसने भी क्या किया था, बिल्कुल इसी तरह अपना खुद का एक थियरी उसने डेवलप किया। उसके अंदर उसने डेरिवेशन के थ्रू एक और कंसेप्ट दिया कि भाई ऐसे भी कटिंग फोर्स है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो बेस डेटा है
जो रेफरेंस है वो मर्चेंट का ही लिया था, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा थियरी है कटिंग फोर्स को रिसॉल्व करने के लिए, मर्चेंट का थियरी, यानी कि मर्चेंट सर्कल डायग्राम। तो आपको वही प्रिपेयर करना है, तो बाकी वाली सारी थियरी आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी और एग्ज़ाम में पूछा भी यही जाएगा और इम्पोर्टेंट भी इसका थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मर्चेंट सर्कल डायग्राम देख लिया। यही तक रखेंगे आज के लेक्चर में, वापस मिलेंगे कल और इसी चैप्टर के कोई एक टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे या फिर सब्जेक्ट को आगे कंडक्ट करेंगे। थैंक यू।